हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9th से जो आपका चैप्टर 5 है स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई ये चैप्टर करने वाले हैं। और हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है सोशल साइंस के अंदर और इसमें आपको बहुत सी चीजें पता चलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, एकलव्य स्टडी पॉइंट यूजर नेम है। और आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले हमें समझना है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो कैसे सोसाइटी बनी, कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बने, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो अर्ली ह्यूमन लाइफ, जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि पहले लोग ट्राइबल थे, लोग इधर से उधर घूमते रहते थे और ग्रुप में रहा करते थे। और मेन इनका जो ऑक्यूपेशन था, जो काम धंधा था, वो था भाई एक तो हंटिंग करना, गैदरिंग करना और जानवरों को पालना। यही मेनली ये लोग किया करते थे। फिर धीरे धीरे लाइफ इनकी सेटल होने लगी तो इन्होंने खेती स्टार्ट कर दी, परमानेंट विलेजेस बनाने शुरू कर दिए, है ना। जब एग्रीकल्चर होने लगा तो उसकी वजह से क्या हुआ, रेगुलर जो एक फूड सप्लाई है वो होने लगी। जो सेटलमेंट्स थी वो स्टेबल हो गई, एक जगह पर लोग टिक कर रहने लगे, पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगी। धीरे धीरे जब खाना भी मिलता है, शेल्टर भी है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगी। So from a mobile tribal way of the life to settled villages and farming communities, ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन का पीरियड था कि बदलाव आ गया, बहुत बड़ा चेंज था। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ किंगडम्स। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक है कि जो किंगडम्स हैं, जो बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं, वो कैसे बने। तो सबसे पहले तो विलेजेस हुआ करते थे और विलेजेस से ही किंगडम्स और बड़े बड़े एम्पायर बने। स्ट्रॉन्ग रूलर्स एमर्ज होने लगे। ठीक है, जो किंग्स थे वो एमर्ज हुए, बड़ी बड़ी टेरिटरीज बनने लगी और बड़ी बड़ी टेरिटरीज का एक ही एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हुआ करता था, जहां से वो सब कुछ कंट्रोल होता था। तो जो बड़े किंगडम्स होते थे उसके कुछ फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो वहां पे राजा होगा, एक सुप्रीम रूलर होगा जो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा होगा। फिर वहां पे क्या है, प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, वहां पे अधिकारी होंगे, ठीक है, ऑफिशियल्स होंगे। फिर है लॉ एंड ऑर्डर, जो भी कोई किंगडम होगा सो वहां लॉस को इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि सोसाइटी में पीस रहे, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन सही रहे। फिर है रेवेन्यू कलेक्शन। तो अगर कोई भी किंगडम है तो वहां टैक्स लिया जाएगा लोगों से, बिजनेसमैन वगैरह से, और उस टैक्स को फिर यूज किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोगों के ही वेलफेयर के लिए। देन प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर। तो जो भी किंगडम होगा वहां का जो किंग होगा वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, अपने वहां की जनता को प्रोटेक्ट करेगा, अपनी प्रजा को प्रोजेक्ट जो है प्रोटेक्ट करेगा। ये किंगडम्स के मेन फीचर है जो मैंने आपको बताए। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, यानी कि धीरे धीरे कैसे सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी पॉलिटिक्स चलाती है। तो सबसे पहले तो ट्राइबल चीफ हुआ करते थे। ठीक है, जैसा मैंने बताया लोग ट्राइब्स में रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे। तो लीडरशिप जो होती थी वो ट्राइबल चीफ्स के हाथ में होती थी, कबीले का सरदार जिसे कहते हैं। फिर धीरे धीरे गांव की असेंबलीज बनने लगी, जो गांव होते थे बड़े बड़े उनकी असेंबलीज बनने लगी और जो डिसीजंस होते थे वो गांव के लेवल पर लिए जाने लगे। ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे और वो डिसीजंस लिए जाते थे। बाद में क्या हुआ, पावरफुल किंग्स एमर्ज होने लगे जिन्होंने टेरिटरीज को एक्सपेंड किया। फिर और ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स भी इनके साथ इनकी हेल्प करने के लिए जुड़ गए यहाँ पे, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ऑर्गेनाइज था, सिस्टमेटिक तरीके से पूरा रिकॉर्ड रखा जाने लगा, पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा। सो इंस्टीट्यूशंस के आने से एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी हुई, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे सोसाइटी में वो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े कम हुए। ठीक है, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, रिसोर्सेस है, बड़ी बड़ी टेरिटरीज हैं, तो एक किंगडम होगा, राजा होगा, तो वो उसको अच्छे से कंट्रोल और मैनेज कर पाएगा और इससे वो जो पूरा स्टेट है वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के होने का फायदा है, क्योंकि पहले तो सिंपल एक ट्राइबल लीडर होता था, कबीले का सरदार, पर बाद में एक राजा सुप्रीम लीडर आ गया। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखो सोसाइटी थोड़ी स्ट्रक्चर्ड हो गई थी। जब आप यहाँ पे आगे बढ़ते हो तो अलग अलग ग्रुप्स थे भाई, जो इनका ऑक्यूपेशन है, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बेसिस पे हर कोई बटा हुआ था, हर कोई अपना अपना काम किया करता था। जैसे कोई फार्मर है तो वो अपना काम करेगा,
भाई उसको खेती बाड़ी करनी है, ठीक है, फार्मिंग करनी है। कोई क्राफ्टमैन है तो वो टूल्स बनाएगा, सामान वगैरह बनाएगा, यूजफुल आइटम्स बनाएगा। फिर अगर कोई ट्रेडर है तो वो सामान वगैरह बेचेगा, अपना खरीदेगा। कोई प्रीस्ट है तो वो अपना पूजा पाठ वगैरह करेगा। अगर कोई रूलर है तो वो लॉज बनाएगा, लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग बनी हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद है द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली सोसाइटी। तो धीरे 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 ये जो सोसाइटी है ये कैसे बनी, अब हम इसको समझते हैं। सो फैमिली एंड सोशल लाइफ। फैमिली यानी एक परिवार जहां पर लोग रहते हैं, वहां कुछ सोशल कस्टम्स होते हैं, उनके अपने कुछ रीति रिवाज डेवलप होते हैं, फिर उनके कुछ पूजा पाठ रिलीजियस बिलीफ होते हैं, और धीरे धीरे ये सारी कम्युनिटीज फिर एक जैसे ट्रेडिशंस को फॉलो करने लगती हैं। धीरे धीरे मेजर चेंजेस सोसाइटी में आने लगते हैं। एक तो पहले नोमैडिक लाइफ हुआ करती थी, लोग इधर से उधर घूमते रहते थे, पर अब लोग सेटल्ड हो गए थे एक जगह पे। और पहले ट्राइब होती थी तो अब किंगडम बन गए थे। ट्राइब एक छोटा सा कबीला है, किंगडम एक बहुत बड़ी टेरिटरी होती है जहां पर एक बहुत सुप्रीम लीडर, एक राजा होता है। फ्रॉम सिंपल लीडरशिप टू ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। पहले बहुत सिंपल था, सब कुछ रैंडम होता था, लेकिन अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट आ गई थी अंडर अ किंग। एंड पहले छोटी सी कम्युनिटी होती थी, अब पूरी सोसाइटी बन गई, ठीक है। सोसाइटी धीरे धीरे साइज में भी बड़ी होती है। कम्युनिटी एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल लोग रह रहे हैं, सोसाइटी एक बहुत बड़ी टर्म है जहां बहुत सारे लोग रहते हैं। नॉलेज, एजुकेशन एंड कल्चर। तो अगर हम एंशिएंट इंडिया में थोड़ा सा पीछे जाएं तो नॉलेज के बारे में आपका एक टॉपिक दिया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया डेवलप्ड लर्निंग इन मेनी सब्जेक्ट्स। हमारे भारत में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत पुराने समय से पढ़ाए जाते थे। जैसे फिलॉसफी है कि भाई हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारा क्या काम है, हमारी लाइफ कैसी होती है, ये सब पढ़ाया जाने लगा, ठीक है। मैथमेटिक्स है, नंबर्स के बारे में, जीरो के बारे में, अलजेब्रा के बारे में पढ़ाया गया, जियोमेट्री के बारे में पढ़ाया गया। मेडिसिन, अलग अलग जो जड़ी बूटियां होती हैं उनकी नॉलेज देना, ट्रीटमेंट्स कैसे कैसे किसको कब देने हैं उसकी नॉलेज देना। एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, प्लैनेट्स की स्टडी करना, यूनिवर्स की स्टडी करना, स्टार्स की स्टडी करना। और लिटरेचर भी बहुत ज्यादा अच्छा था हमारे इंडिया का। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े एपिक्स लिखे गए हैं, रामायण है, महाभारत है, पोएम्स वगैरह पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी। तो एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ पे जो टीचर है जिसको गुरु कहा जाता है वो अपनी नॉलेज दूसरों को पास करता था। सो लर्निंग से क्या होगा, आइडियाज प्रिजर्व होते थे एंड एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो नॉलेज पहुंचने लगी। कल्चरल ग्रोथ। हमारे इंडिया में आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर, इन सभी की ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। इन सभी में इंडिया बहुत आगे था। सो कल्चर शोड द वैल्यूज, बिलीफ्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ द सोसाइटी। अगर थोड़ा इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था इंसानों का, और यहीं से ही आपकी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं चलती थी। एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी। फार्मिंग से ही आपका जो है जीवन कटेगा, उसी से ही खाना मिलेगा, टैक्स भी देना है। क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, बहुत सारे लोग क्राफ्टमैन भी थे, मूर्ति बनाना, मनके बनाना, ठीक है। आर्टिसंस भी थे, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। वीवर्स भी थे, कपड़े वाले, मेटल वर्कर्स भी थे, पॉटर्स भी थे। तो हर कोई अपने अपने अलग अलग काम में लगा हुआ था। कोई ट्रेड करता था, ठीक है, कोई इंटरनली ट्रेड करता था तो कोई एक्सटर्नल भी करता था, इंडिया के बाहर भी जाते थे बहुत लोग ट्रेड करने। ये मैं आपको इकोनॉमी के बारे में बता रहा हूं। अब यहाँ पे जो ट्रेडर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग एरिया से कनेक्ट रहते हैं और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और जब ट्रेड अच्छा होगा तो आपकी सिटीज, आपका टाउन्स, उनकी भी ग्रोथ होगी। तो इकोनॉमिक लाइफ कुछ ऐसी है। अब मैं आपको बताऊंगा द वैदिक एज के बारे में, ठीक है। द वैदिक एज, वैदिक एज क्या होती है अब आपको यहां से समझना है। वैदिक, आपने वेद वर्ड सुना होगा। द वैदिक एज वॉज एन अर्ली पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जब हम अपने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये वो हिस्ट्री है जिस टाइम पर वेद को कंपोज किया गया था, चाहे वो हमारे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो। जब वेदों को लिखा जा रहा था उस टाइम पर सोसाइटी कैसी थी, वो है हमारा वैदिक पीरियड या फिर वैदिक एज। तो हिस्टोरियंस ने वैदिक पीरियड या वैदिक एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप अगर यहीं से समझ लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आगे चलकर कंफ्यूजन नहीं होगी। अर्ली वैदिक पीरियड को 15,000 से लेकर 1000 BCE तक माना गया है। फिर लेटर वैदिक पीरियड को 1000 से 600 या 500 BCE तक माना गया है।
यहां पर मैं अगर आपको बताऊं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो अंदर आपको पता चलेंगे। पहले ये लोग जानवर पालते थे, थोड़े ट्राइबल सोसाइटी थी, इधर से उधर घूमते रहते थे। रिचुअल्स यानी कि जो भी आपके पूजा पाठ के रिचुअल्स हैं बहुत सिंपल थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में खेतीबाड़ी ज्यादा होती है, सेटलमेंट्स का और ज्यादा राइज होता है, और जो यही रिचुअल्स थे, यही जो रिलीजियस चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो आपको डिटेल में जब मैं आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम अर्ली वैदिक पीरियड को समझते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से लेकर एंड 1000 बीसी का ये टाइम है। अब यहां पर क्या होता है, सोसाइटी बहुत सिंपल थी और ट्राइबल थी। लोग नेचर से जुड़े हुए थे, बहुत सिंपल तरीके से रहते थे, ग्रुप्स में लोग रहते थे, और इसको जनास कहा जाता था। जनास यानी कि ग्रुप्स में लोग रहते थे, ट्राइबल कम्युनिटी होती थी, एक जगह पर रहते थे। फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट होती है वो एक परिवार होता है। जॉइंट फैमिलीज होती थी, घर में बड़े बुजुर्ग, मियाँ बीबी, बच्चे सब एक साथ रहा करते थे। और कास्ट सिस्टम किसको कहते हैं भाई, जो जातिवाद है या किसी को कहना कि अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये सब नहीं होता था अर्ली वैदिक पीरियड में। एंड जो भी ऑक्यूपेशन होगा कि आप क्या काम करोगे, ये आपका बाय बर्थ फिक्स नहीं होता था अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जो विमेन है ना, वो काफी रिस्पेक्टेड या रिस्पेक्टेबल पोजीशन में थी। लड़कियां पढ़ सकती थी, लड़कियां असेंबलीज में बैठ सकती थी, लड़कियां जो है अपने खुद के हेम्स या खुद की जो बहुत सारी जो चीजें हैं वो लिख सकती थी। एंड जो भी रिचुअल्स होते थे, पूजा पाठ होता था, लड़कियां उसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी। चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, और पर्दा कॉमन नहीं था, यानी कि मुंह ढककर चलना कॉमन नहीं था। ये है अर्ली वैदिक पीरियड, जो बहुत सिंपल है और ज्यादा इसमें कुछ बुरा नहीं लगता। अर्ली वैदिक पीरियड की अगर आप इकोनॉमिक लाइफ देखो तो ज्यादातर ये जानवर पाला करते थे, ठीक है। गाय हो गई, भैंस हो गई, और काउज, जो गाय होती है, यही माना जाता है सबसे बड़ी वेल्थ है, क्योंकि लोग इसी को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और एग्रीकल्चर भी ज्यादातर होता था, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं था। ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती थी, जानवर पालने को। लोग जो है बार्ले और ऐसी क्रॉप्स, व्हीट वगैरह उगाते थे, और ट्रेड ये लोग बहुत कम करते थे। अर्ली वैदिक पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। एक्सचेंज वॉज मोस्टली डन थ्रू बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता था कि भाई सामान के बदले सामान, आप ऑब्जेक्ट्स के बदले ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज करते हो। तो कॉइन्स का यूज नहीं होता था, आयरन का यूज ये लोग नहीं करते थे, कॉपर और ब्रॉन्ज ज्यादा से ज्यादा जो मेटल है वो यूज होता था। ये इकोनॉमिक लाइफ है अर्ली वैदिक पीरियड की। अब अगर मैं यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, तो पॉलिटिकल सिस्टम बहुत सिंपल था। अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो मेन जो पॉलिटिकल यूनिट है वो ट्राइब है, जनास, यानी कि जो लोगों का ग्रुप है कम्युनिटी में जहां वो रहते हैं। जो यहाँ का ट्राइब का लीडर होगा उसको राजन कहा जाएगा, ठीक है, जो इस ट्राइब को लीड कर रहा है। और राजन का काम है प्रोटेक्शन देना, लोगों को बचाना, वॉर के टाइम पर लीड करना। सो राजन यहाँ पर कोई ऐसा रूलर नहीं है, ठीक है। ये भी हेल्प लेगा असेंबलीज की, ये पूरी पावर सुप्रीम अथॉरिटीज के पास अभी भी नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट असेंबलीज अगर मैं आपको बताऊं अर्ली वैदिक पीरियड में, जहां पर डिसीजन मेकिंग, जहां डिसीजंस लिए जाते थे, वो है सभा। सभा क्या है, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं या जो मुखिया है उनकी छोटी सी बॉडी है, ये जस्टिस, प्लान्स क्या आगे करना है उसके बारे में डिसीजन लेते थे। समिति एक बहुत बड़ी बॉडी है, यहाँ पर सभी क्लैंस के, सभी अलग अलग परिवारों के लोग आते थे। यहाँ पर भाई वॉर से रिलेटेड डिसीजंस, किससे अलायंस बनाना है, ठीक है, राजन किसको बनाना है अपना, एक तरीके से एक किंग किसको बनाना है, अपना लीडर किसको बनाना है, वो डिसाइड होता था। तो सभा और समिति, ये दो असेंबलीज थी अर्ली वैदिक पीरियड में। अब बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। 1000 टू 600 बीसी, या कुछ बुक्स में 500 बीसी भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में सोशल लाइफ कैसी है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। यहाँ पे जो वर्णा सिस्टम है, अब वर्णा सिस्टम क्या है पहले आप इसको समझ लो। कहा जाता है कि हमारी सोसाइटी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक सबसे पहले है ब्राह्मण, ये वो लोग हैं जो पंडित हैं, जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर रखा गया है क्षत्रियों को। क्षत्रिय कौन होते हैं, जो वॉरियर होते हैं, जो रूलर्स होते हैं। फिर तीसरे नंबर पर रखा गया है वैश्यास को। ये कौन है, जो फार्मिंग करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, जो मर्चेंट्स हैं।
लास्ट में रखा गया है शूद्र को। शूद्र कौन है? ये क्या काम करते हैं? सर्वेंट्स का, जो नौकर का काम है, जो सभी बाकी जो वर्ण है, बाकी जो कैटेगरी है, उनकी हेल्प करना, उनका जो भी मतलब कहना है वो मानना। तो ये है सोशल लाइफ लेटर वैदिक पीरियड में, कि समाज, सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब सोशल पोजीशन होगी बेस्ड ऑन बर्थ। अगर ब्राह्मण के घर पैदा हुए हो तो आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी, शूद्र के घर पैदा हो रहे हो तो आप कितना भी पढ़ाई लिखाई कर लो, सोसाइटी आपको ऊपर नहीं मानेगी। तो ये ही होता है रिजिडिटी, यही है लेटर वैदिक पीरियड की सबसे बड़ी कमी। सो वर्णा सिस्टम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज तो करता है लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ा देता है, ऐसा अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था। अब यहाँ पे जो विमेन की पोजीशन है, जो अर्ली वैदिक पीरियड में अभी तक आपने देखा बहुत अच्छी पोजीशन थी, वो अब डिक्लाइन हो जाती है। अब विमेन के राइट्स बहुत हद तक कम कर दिए गए। जो वो पहले पढ़ाई कर सकती थी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, और पब्लिक लाइफ में खुलकर सभा समिति में जो वो बोलती थी अब वो बंद करवा दिया। ज्यादातर उनको बोला गया घर का काम करो, रोटी सब्जी बनाओ, सफाई करो, घर रहो। तो सोशल इनइक्वालिटी बढ़ गई। जो लड़का है उसके पास ज्यादा राइट्स है, लड़की की पोजीशन खराब हो गई है। बात करें लेटर वैदिक पीरियड की जो इकोनॉमिक लाइफ है, तो एग्रीकल्चर तो मेन ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे जो खेतीबाड़ी है, फार्मिंग है, वहां से बहुत हद तक पैसा आ रहा है। अब यहाँ पे आयरन टूल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, जंगल को काटना है या जो भी काम करना है तो उसमें आयरन के टूल्स यूज होते हैं। और फार्मिंग ज्यादा से ज्यादा गंगेटिक प्लेन्स, जो गंगा नदी है, जहां जहां पर भी गंगा नदी का एरिया है वहां तक फार्मिंग अच्छी हो गई और ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स लोगों ने प्रोड्यूस करी। सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा, आपने इतना उगा दिया कि अब आपके पास एक्स्ट्रा है, तो प्रोडक्शन हो गया अब सरप्लस में, ठीक है। अब इसको चाहे ट्रेड करो चाहे बचा के अपने पास रखो, तो इससे ग्रोथ हुई, सरप्लस बचने लगा, प्रोस्पेरिटी बढ़ी। थोड़ा सा अगर हम क्राफ्ट और ट्रेड की बात करें तो नए नए ऑक्यूपेशंस, लोगों ने नया नया काम अपना ढूंढा। जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, वीविंग का काम करने लगा, मेटल वर्क करने लगा, कोई आर्टिसन बन गया, कोई ट्रेडर बन गया, और ट्रेड की भी ग्रोथ होने लगी। पहले ट्रेड लोकल एरियाज में ज्यादा होता था, अब जो ट्रेडर्स थे वो बड़ी बड़ी मार्केट बनाने लगे, ठीक है। तो इकोनॉमी जो थी ना वो ऑर्गेनाइज्ड हो गई। जब बड़ी बड़ी मार्केट्स बनने लगी तो सब अच्छा हो गया। क्राफ्ट से क्या है, लोगों ने स्किल सीखी, और जब लोगों ने ट्रेड करा तो प्रोग्रेस होने लगी, पैसा भी आने लगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ गई। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें कि हमारे एंशिएंट इंडिया में पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा था, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, तो जो हमारे यहाँ पे राजा है ना उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। ट्राइबल असेंबलीज बिकेम लेस इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे अगर आप देखोगे कि जो पहले छोटे लेवल पे ट्राइब्स होते थे, उनके चीफ होते थे, उनकी वैल्यू कम हो गई। एक राजा वर्ड आ गया भाई, एक किंग, उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। और किंगशिप हेरिडेटरी है, यानी कि जो किंग का बेटा है वो अगला राजा बनेगा, और किंग कहता है कि मैं खुद डिवाइन हूं भाई, भगवान ने मुझे भेजा है, मुझे कोई हटा नहीं सकता। फिर धीरे धीरे जनपद का राइज होने लगा। अब ये जनपद क्या होता है भाई? जन यानी लोग, पद यानी कि जहां पर लोग रह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एरिया, बेसिकली मान के चलो एक पूरा स्टेट आज की डेट में, तो बड़ी बड़ी टेरिटरीज को जनपद कहा गया। और जनपद पहले क्या होता था, छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स, छोटे छोटे एरियाज होते थे। अब बड़े बड़े जनपद, महाजनपद बनने लगे, बड़ी बड़ी टेरिटरीज बनने लगी। यहीं से धीरे धीरे स्टेट और एम्पायर्स बड़े बड़े बनने लगे, ठीक है। फिर कुछ रॉयल रिचुअल्स होते थे, कुछ यज्ञ करवाए जाते थे, जैसे राजसूय यज्ञ हो गया, कोई बहुत बड़ा राजा है वो इसको करवाता था, भाई इसकी प्रोस्पेरिटी बढ़े, उसकी पावर बढ़े। और अश्वमेघ यज्ञ है, ये भी कोई राजा अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए करवाता था। तो अलग अलग यज्ञ जो है राजा वगैरह करवाने लगते हैं। आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया सब कुछ, रिचुअल्स कितने सारे आ गए हैं जो पहले नहीं थे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्ली एम्पायर, तो थोड़ा अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, देखो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है। अकेला राजा क्या क्या करेगा, तो किंगडम बड़ा होगा तो रूलर्स को सिस्टम भी चाहिए भाई, बड़े बड़े एरियाज को कैसे गवर्न करना है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है ना, रेवेन्यू टैक्स भी लाना है, लोगों को भी बचाना है, पब्लिक का वेलफेयर भी करना है। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब आपके पास एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है। तो अर्ली इंडियन एम्पायर्स की अगर हम बात करें, सबसे बड़े जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपकी बुक में, एक है मौर्यन एम्पायर, एक है गुप्ता एम्पायर, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा, जो राजा है ना वही सबसे ऊपर है। जस्टिस का मैटर हो, आर्मी का मैटर हो या पब्लिक वेलफेयर का मैटर हो, सब मामलों में यही ऊपर रहेगा। और एक मंत्री परिषद होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो राजा की मदद करेंगे डिसीजन लेने में, इंपॉर्टेंट एडवाइस देंगे। और एक पोस्ट होती है अमात्यास की, ये हाई ऑफिशियल्स होते हैं बड़े लेवल के, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में मदद करते हैं, गवर्नमेंट का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो करते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो एम्पायर स्ट्रॉन्ग होगा, लोग भी अच्छे से रह पाएंगे और सब अच्छे से चल पाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्पायर, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो किंग होगा वो सुप्रीम रूलर है, वो सबसे टॉप पर रहेगा। फिर मंत्री परिषद होंगे, फिर अमात्यास होंगे, फिर प्रोविंसेस होंगे, छोटे छोटे, बड़े बड़े टेरिटरीज को छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाएगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, सब डिविजन्स होंगी, फिर सबसे लास्ट में विलेजेस होंगे। तो एक बहुत बड़ा एम्पायर, और इस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसका बनाया जाता है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, तो अगर मैं बात करूं मौर्यन एम्पायर, जो कि माना जाता है इंडिया का पहला सबसे बड़ा एम्पायर था, जो बहुत बड़े लेवल पर फैला हुआ था, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। देखो, सबसे मेन बात है रेवेन्यू आना चाहिए, पैसा आएगा तभी एम्पायर स्ट्रांग होगा। तो मौर्यन एम्पायर के अंदर रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छे से किया जाता था, और वो टैक्स को यूज किया जाएगा लोगों के भलाई के लिए और एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए। टैक्स के पैसे से आर्मी मेंटेन होगी, टैक्स के पैसे से ही अधिकारियों को पैसा देना है, उसी पैसे से रोड बनवाने हैं, है ना, उसी पैसे से आपकी नहरें बननी है, उसी से आपके रेस्ट हाउस बनने हैं, आने जाने वाले ट्रेडर्स मर्चेंट्स उसमें रुककर रेस्ट करेंगे। मौर्यन एम्पायर में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे, ठीक है, जो टैक्स कलेक्ट करने वाले अधिकारी थे, एक होता था समाहर्ता, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। ये क्या करता था, टैक्स लाता था, अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करता था। एक होता था सन्निधाता, ये क्या है, ट्रेजरार, ये क्या करेगा, जितना खजाना है स्टेट का, जो कहते हैं ना खजांची, तो इसका काम है उसका हिसाब किताब रखना। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ, सिक्योरिटी और स्पाई सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो मौर्यन एम्पायर का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन था। अलग अलग लेवल पे कोर्ट्स बनी हुई थी, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो लोग जस्टिस के लिए जा सकते हैं। पनिशमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थी, अगर कुछ गलत करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। एक दंडपाल नाम से एक अधिकारी था, एक ऑफिसर था, जो कह सकते हो पुलिस जिसको हम कहते हैं ना, दंडपाल कहा जाता था उस टाइम पे उसको। ये पीस एंड सेफ्टी के लिए होता था। एक स्पाई सिस्टम भी होता था। स्पाई का मतलब क्या होता है, गुप्तचर, यानी कि किसी के पीछे एक जासूस लगा दिया। अब ये होता था कि जो अधिकारियों के पीछे लगा दिया, लोगों के पीछे लगा दिया, जो भी एम्पायर में एक्टिविटीज चल रही हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ऑफिसर्स कुछ गलत प्लानिंग तो नहीं कर रहे किसी के साथ मिलकर अगेंस्ट द किंग, तो स्पाई सिस्टम से ये पता चल जाता था। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक यहाँ पे ऑफिसर होता था महामात्र, यानी कि पब्लिक वेलफेयर ऑफिसर, लोगों की भलाई के लिए इसने जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी। विमेन को कैसे आगे बढ़ाना है, बच्चों की भलाई कैसे होगी, जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए क्या हो सकता है, रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए क्या वेलफेयर का काम हो सकता है, ये सारा काम महामात्रास का ही होता था। अब बात करें गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की, मौर्यन तो इतना ही है जितना आपकी बुक में बताया गया है। गुप्ता एम्पायर क्या था, बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड था। यहाँ पे सबसे ऊपर लेवल पे क्या होता है कि एक किंग होता है, सुप्रीम लीडर जो होगा, लेकिन यहाँ पर लोकल लेवल पे भी ऑफिसर्स होते थे। आप थोड़ा सा फर्क देखो, मौर्यन एम्पायर हाईली सेंट्रलाइज्ड है, जहां पर मौर्यन रूलर के पास ज्यादा पावर है, लेकिन गुप्ता एम्पायर डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि यहाँ के छोटे अधिकारियों के पास भी पावर थी। तो लोकल पीपल, जो नॉर्मल जो लोकल लोग हैं, वो भी मदद करते थे। तो जो किंग होता था वो सुप्रीम अथॉरिटी है, सबसे ऊपर है, बड़े बड़े मैटर्स को यही कंट्रोल करेगा, और इसी ने लोकल अधिकारियों को पावर दे रखी थी, जो राजा हुआ करता था। अब यहाँ पे एक वर्ड है कुमार मात्यास, ठीक है, ये हैं हाई ऑफिशियल्स, अधिकारी। ये किंग की मदद करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, जस्टिस में, गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, यानी कि एक तरीके से ऑफिशियल है, अधिकारी हैं, ठीक है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर की तरह ही ये भी काम करते थे। अब गुप्ता एम्पायर का अगर डिवीजन देखूं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे बना हुआ था, तो सबसे पहले तो प्रोविंसेस होते थे, उसको भुगती कहा जाता था, यानी कि प्रोविंस को भुगती, सबसे पहली जो यूनिट है वो भुगती है, आप मान के चलो, ठीक है। ये यहाँ पर एक प्रोविंशियल गवर्नर होगा,
वो जो पूरा प्रोविंस है उसको देखेगा एक गवर्नर, जिसको कहा जाएगा उपारिका। ये पूरे प्रोविंस पे इसी का ही ध्यान रहेगा। फिर आएगा विषयास यानी कि डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले प्रोविंस है, फिर वहां का डिस्ट्रिक्ट है। सो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होगा उसको विषयपति कहा जाएगा। देन उसके बाद आते हैं विलेज। यहां पर विलेज का मुखिया या हेडमैन होगा, ठीक है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा गांव के लेवल पे ही लोग संभालेंगे मैटर अपने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है भाई, वहीं के ही पंचायत वगैरह के लोग अपने मैटर्स को देखेंगे। तो आप डिसेंट्रलाइजेशन देख रहे हो कि अलग अलग 3 ऐसे डिवीजन कर रखे हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है पूरा। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब थोड़ा अगर एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो लैंड ग्रांट्स, गुप्ता टाइम पीरियड में जमीनें बहुत ज्यादा दान में दी जाती थी, ऐसा हमें मिलता है। अब किसको दी जाती थी? कोई अधिकारी है, कोई ब्राह्मण है, या कोई मंदिर है, तो ऐसी जगहों पे ऐसे लोगों को ये लैंड ग्रांट होते थे, ठीक है। वहां पे रिलीजियस भाई जो आप अपना काम कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा बताऊं, इफेक्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स, सेंट्रल कंट्रोल बिकेम वीकर इन सम एरियाज। जहां जमीन दी गई तो वहां पर फिर सेंट्रल कंट्रोल थोड़ा वीक हो गया। जो वहां के खुद के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो थे ना, संभाल रहे थे ऑफिसर्स, वो ज्यादा पावरफुल हो गए। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इसका देखने को मिलता है। पीस एंड प्रोस्पेरिटी। सो गुप्ता पीरियड को हम गोल्डन एज भी कहते हैं, क्योंकि ये जाना जाता है अपनी पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए, ठीक है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, जिससे कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई, ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, कल्चरल प्रोग्रेस के लिए गुप्ता पीरियड जाना जाता है। इस पीरियड में आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं इंडिया के, वो गुप्ता पीरियड में ही हुए थे। सोशल स्टेबिलिटी थी, यहाँ पे लोग मिलजुल कर एक अच्छी सोसाइटी में रहते थे, एक अच्छा एनवायरमेंट था। ओके, तो मौर्यन वर्सेस गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो देखो, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन तो था सेंट्रलाइज्ड, पर गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था डिसेंट्रलाइज्ड। यहाँ राजा बहुत पावरफुल है, लेकिन गुप्ता एम्पायर में क्या है, राजा ऊपर तो है पर उसने अपनी पावर शेयर कर दी है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में मंत्री परिषद है, लेकिन यहाँ पर कुमार मात्याज है। यहाँ पर डिवीजन है प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और विलेज। यहाँ पर उसी को भुक्ति, विषयाज और विलेजेस में बांटा गया है। जो प्रोविंस का गवर्नर है वो कोई रॉयल प्रिंस हो सकता है, पर यहाँ उसको उपरिकास कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रल अथॉरिटी, ऊपर से ही डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लोकल ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का अलग से, जिसको विषयपति कहा गया है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का टैक्स सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा ये रिजिड नहीं है। ऑफिसर्स की बात करें तो समाहर्ता, सन्निधाता ऐसे ऑफिसर्स होते थे जो टैक्स लाते थे। यहाँ पर भी लोकल ऑफिशियल्स होते थे। लॉ की बात करें तो लॉज बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन यहाँ पर उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज वगैरह नहीं थे। आर्मी की बात करें तो भाई मौर्यन एम्पायर की आर्मी बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी, लेकिन गुप्ता की आर्मी स्मॉल और लेस सेंट्रलाइज थी। मौर्यन एम्पायर का स्पाई नेटवर्क बहुत अच्छा था, लेकिन इनका कोई ऐसा स्पाई नेटवर्क पढ़ने को नहीं मिलता है। वेलफेयर के लिए महामात्र नाम का ऑफिसर होता था, पर यहाँ पर जो लोकल बॉडीज होती हैं वही वो काम करती थी। लैंड ग्रांट्स बहुत कम होते थे, पर गुप्ता पीरियड में बहुत ज्यादा होते थे। लोकल ऑफिसर्स का रोल बहुत कम था मौर्यंस के एम्पायर में, लेकिन गुप्ता पीरियड में लोकल ऑफिसर्स का रोल बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो मैंने आपको बताए। क्वेस्ट फॉर नॉलेज। अब यहां पर हम समझते हैं, देखो एजुकेशन के बारे में। हमारे एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन का एक बहुत अच्छा कल्चर था। हमारे यहाँ पे एजुकेशन लोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, विजडम, आप सही तरीके से सोच पाओगे, अच्छा जीवन जी पाओगे। मॉरल वैल्यूज, क्या सही क्या गलत पता चल पाएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आप अपने अंदर से कनेक्ट हो पाओगे। सो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी इंडिया में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें इंडिया में तो गुरुकुल सिस्टम होता था। जो कोई स्टूडेंट है वो रहता था गुरुकुल में अपने गुरु के साथ। ठीक है, एजुकेशन बहुत सिंपल थी। नॉलेज, अच्छा बिहेवियर, डिसिप्लिन में रहना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब सिखाया जाता था। और एजुकेशन की कोई फीस नहीं है, यहाँ पर फ्री एजुकेशन होती थी। वेद, ग्रामर, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्चरी, स्टेट क्राफ्ट, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी बच्चों को जो गुरुकुल में जाते थे। और जो टीचिंग होती थी वो ओरल होती थी, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं होता था। टीचर बोलता था, बच्चा उसको सुनता था, सुनकर रिपीट करके, डिस्कस करके, उसको मेमोराइज करके मैटर को याद रखा जाता था। ठीक है।
फेमस सेंटर्स अगर मैं बताऊं दो नाम, तो एक तो तक्षशिला है, ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट हायर एजुकेशन का ये सेंटर रहा है। ये मेडिसिन, लॉ, फिलोसफी और मिलिट्री साइंस की स्टडी के लिए जाना जाता था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। एक है नालंदा, ये क्या है, बहुत बड़ा सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का। यहाँ पर अलग अलग देशों के भी बच्चे पढ़ने आते थे, स्कॉलर्स रहते थे, और पूरे एशिया की नॉलेज आपको नालंदा में मिलेगी अगर आप यहाँ पढ़ने आओगे। तो इससे लोगों का माइंड बहुत शार्प हुआ, लोगों को नॉलेज मिली। नॉलेज, ट्रेडिशंस, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की बात करें तो हमारे इंडिया के स्कॉलर्स ने डेसिमल सिस्टम को इन्वेंट करा, ठीक है। जो आर्यभट्ट थे, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने अर्थमेटिक, अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी पे काम किया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो भी इंडिया से ही निकला। फिर जो ब्रह्मगुप्त हैं, ये भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ब्रह्म स्फूत सिद्धांत एक बुक लिखी, जहां मैथमेटिक्स के, एस्ट्रोनॉमी वगैरह के बहुत सारे जो सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, वो इन्होंने अपनी लिखी हैं। आयुर्वेद और मेडिसिन की बात करें, आयुर्वेद इंडिया से निकला, आपको पता है। तो यहाँ पर एक बहुत फेमस फिजिशियन या डॉक्टर कह लो, इनको हम कहते हैं चरक। जो चरक थे, इन्होंने बुक लिखी थी चरक संहिता। यहाँ पर अलग अलग बीमारियां, उनकी मेडिसिन, उनका ट्रीटमेंट इन्होंने बताया। एक है सुश्रुत, ये सर्जरी के फादर माने जाते हैं। जो आज सर्जन होते हैं ना, एमबीबीएस करके और बाद में सर्जन बनते हैं, ये इंडिया में बहुत पहले से चला आ रहा है। हमारे यहाँ पे इन्होंने किताब लिखी सुश्रुत संहिता। यहाँ इन्होंने बताया सर्जरी के लिए कौन कौन से जो है भाई आपके इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, ऑपरेशन कैसे होता है, ये आज से कई हजार साल पहले इन्होंने बता दिया था। बात करें उपनिषद। अब उपनिषद क्या है, देखो यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट हैं जो हमारी आत्मा के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है, यूनिवर्स के बारे में बताते हैं, ह्यूमन बिहेवियर क्या है उसके बारे में बताते हैं, अच्छा और गलत क्या है, एथिक्स के बारे में हमें बताते हैं। और जो नॉलेज है, मैंने आपको बताया सबसे पहले ओरल होती थी, ठीक है, बोलकर, धीरे धीरे पाम लीव्स, ताम्रपत्र पर उसको लिखा गया, फिर है बर्च बार्क, इस तरीके से जो है इसके ऊपर लिखा गया, फिर कहीं लकड़ी पर लिखा गया। तो अलग अलग मटेरियल्स यूज किए गए नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। सो उपनिषद क्या है, हमारी इंडियन फिलोसफी का फाउंडेशन है, हमारी इंडियन फिलोसफी की बेस है, ठीक है। कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो एंशिएंट इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा था हमारा, ठीक है, बहुत डाइवर्स कल्चर था इंडिया का। आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, सारी चीजें हमारे इंडिया में मौजूद थी। और जो राजा होते थे, जो किंग होते थे, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे इसको। तो इसी टाइम पर आप देखोगे मूर्तियां, पेंटिंग्स, मॉन्यूमेंट्स बड़े बड़े बनाए गए, जो दिखाता है कि भाई हमारे रिलीजियस बिलीफ्स, मंदिर बना रहे हो, भगवान की मूर्ति बना रहे हो, तो पता चल रहा है सोशल लाइफ के बारे में पता चल रहा है, लोगों की वैल्यूज, डेली लाइफ, ये सब हमें आर्ट, आर्किटेक्चर बता देता है, लिटरेचर बता देता है। लिटरेचर की बात करें तो इस पीरियड में एक तो रामायण है, महाभारत है, ये इंडिया के बहुत बड़े लिटरेचर में आते हैं। रामायण रिटन बाय वाल्मीकि, जो बताते हैं अच्छे वैल्यूज, एक मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहते हैं। महाभारत रिटन बाय वेद व्यास, ये हमें अपनी ड्यूटी, अपना कर्म, जस्टिस, लाइफ के लेसन्स, ये हमें महाभारत बताती है। तो लिटरेचर में रामायण, महाभारत बहुत फेमस है। ग्लोरियस इंडियन हेरिटेज, संस्कृत लिटरेचर अगर मैं आपको बताऊं, संस्कृत में बहुत सारी पोएम्स, नाटक लिखे गए हैं। तो इसमें सबसे फेमस जो नाम है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, जो कि कालिदास ने लिखा है, ठीक है, बहुत ग्रेट, आप मान के चलो उनके जो वर्क हैं वो जाने जाते हैं कि उनकी एक्सीलेंस, जिस तरीके से वो उस चीज को लिखते थे। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक और डांस एक कल्चर का पार्ट था। ये रिलीजियस सेरेमनी में डांस होता था, कोर्ट लाइफ, राजा के दरबार में डांस गाना, नाच गाना होता था, फेस्टिवल्स पे भी नाच गाना होता था। फेस्टिवल्स की बात करें तो लोग मिलजुल कर ये फेस्टिवल्स मनाते हैं, ठीक है, लोग एक तरीके से यूनाइटेड होते हैं इंडिया में जब फेस्टिवल्स होते हैं। एक कॉमन आइडेंटिटी, जब आप एक फेस्टिवल, मान लो दिवाली है, जब सभी लोग दिवाली मनाते हैं तो एक कॉमन आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है, और एक कल्चरल ट्रेडिशन हो जाता है, जो हमारा एक कस्टम है, होली है तो ये करना है, दिवाली है तो ये करना है। सो टुगेदर दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज। ये फेस्टिवल्स की वजह से हमारा कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है।
ट्रेडर एंड ट्रेड रूट्स। अब अगर मैं आपको ट्रेडर्स के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत जरूरी है और इंडिया में ट्रेड शुरू से ही होता आ रहा है। तो एग्रीकल्चर से क्या होता था, सरप्लस आता है। सरप्लस क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपने एक्स्ट्रा उगा दिया है, अब आप इसको बेचोगे, ठीक है। सरप्लस का क्या होगा कि भाई आप उसका ट्रेड कर दोगे या फिर आप आगे चल के इंडस्ट्री में भी उसे यूज करोगे, टाउन एंड सिटीज तक वो आपका सारा सामान पहुंचेगा। सो इसमें ट्रेडर्स का ही सबसे बड़ा रोल होता है। ट्रेडर्स क्या करेंगे, सामान को खरीदेंगे बेचेंगे, गांव को, टाउन्स को, सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे और एक दूसरे को हेल्प करके सामान को दूर दूर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अब अगर ट्रेड करना है तो उसके लिए कोई रूट भी, कोई रास्ता भी तो होना चाहिए। तो एक तो है इंटरनल ट्रेड रूट्स जो अंदर ही अंदर इंडिया को जोड़ते हैं, ठीक है। और इससे रोड जो है गांव से गांव जुड़े हुए हैं, टाउन्स जुड़े हुए हैं, सिटीज, मार्केट्स, ये इंटरनल है। इंडिया के अंदर ही अंदर अगर आपको ट्रेड करना है, एक तो ऐसे रूट हुआ करते थे। और सामान क्या क्या ट्रेड होता था ये आपको बता देता हूं। अनाज, फूड ग्रेन्स, रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, लकड़ी, मेटल्स, क्लोथ, मेटल गुड्स, ठीक है, मेटल का सामान, बर्तन वगैरह, पॉटरी या मिट्टी के बर्तन, लग्जरी आइटम्स जैसे ज्वेलरी वगैरह। तो ये सारी चीजों का ट्रेड होता था, सामान खरीदा बेचा जाता था। अब एक एक्सटर्नल ट्रेड का रूट आता है सिल्क रूट, ठीक है। इंडिया देखो बाहर बाहर तक भी ट्रेड करने जाता था, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। तो ऐसे में एक रूट फॉलो होता है सिल्क रूट। ये बहुत ही फेमस ट्रेड रूट था जो इंडिया को बहुत सारी जगहों से जोड़ता था। अब यहाँ पर इंडिया सिल्क, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स, टेक्सटाइल यानी कपड़ा, मेटल्स, इन सब का ट्रेड कर रहा है, खरीदना बेचना चल रहा है, ठीक है। सो अब ऐसे में दो टर्म आती है, गिल्ड एंड मर्चेंट्स। गिल्ड एक तरीके से ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स हैं, जो आगे आपको पता चलेगा। पहले आप इंडिया का सी ट्रेड समझ लो। सी ट्रेड का मतलब होता है समुद्र के रास्ते से आप ट्रेड करने जा रहे हो। तो इंडियन पोर्ट्स जो थे वो ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड, आपको पता है हमारी कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ से हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करोगे तो भाई बार बार दूर दूर तक ओवरसीज का ट्रेड अच्छे से हो पाएगा। और सामान क्या क्या जा रहा है, मसाले, कपड़े, ज्वेलरी, आइवरी यानी कि हाथी के दांत से बनी हुई बहुत सारी चीजें, और पोट्री, मिट्टी के बर्तन। अब जब ट्रेड करोगे तो कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, आप दूसरे की आइडिया, उसका रिलीजन, वहां पे क्या आर्ट चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है, हमारा कल्चर दूसरे देशों तक पहुंचेगा, उनका हम तक पहुंचेगा। तो फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑल्सो एनरिच्ड इंडियन सोसाइटी। बाहर से जो लोग इधर आए, हम जब बाहर गए तो इससे भी हमारी सोसाइटी बदली। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है गिल्ड एंड मर्चेंट्स। गिल्ड क्या होता है, ट्रेडर्स और क्राफ्टमैन्स अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, इसी को गिल्ड कहते हैं। ये अपनी मिलकर एक्टिविटी करते हैं। फिर जितने भी ट्रेडर होंगे ये एक प्राइस फिक्स करेंगे कि भाई कोई भी सामान अगर हमारे एरिया में बिक रहा है तो उसका प्राइस ये होगा। और क्वालिटी चेक करेंगे सामान की कि भाई कोई खराब क्वालिटी तो नहीं है। और प्रोडक्शन कंट्रोल करेंगे, जो नए वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे, और जितने भी गिल्ड मेंबर्स हैं आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये है इनका काम। सो गिल्ड बैंक की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक ट्रेड ग्रुप नहीं है, ये लोन भी देते हैं। जो इसके मेंबर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये उसको पैसा भी देते हैं, फंड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पैसा लाते हैं मेंबर्स से, और भविष्य में अगर किसी दूसरे मेंबर को जरूरत होगी तो उसी फंडिंग से उसकी मदद हो जाएगी। एंड मुसीबत के समय में मेंबर्स की हेल्प करते हैं, और डोनेट भी करते हैं पैसा रिलीजियस और पब्लिक वर्क्स में। कहीं मंदिर बनना है या चर्च बनना है या कुछ भी ऐसा है तो गिल्ड वहां से डोनेशन देता है। अब मर्चेंट क्या है, देखो मर्चेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पैसे वाले हैं, ये ट्रेड कर करके बहुत पैसा इन्होंने बना लिया है, और किंग लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं। इनको अच्छा ट्रेड रूट देंगे जहां पे लूटपाट ना हो, अच्छे रोड मिलेंगे। मर्चेंट्स के लिए रेस्ट हाउस भी बनाए जाते थे, अगर लंबे ट्रेड पे जा रहे हो तो बीच में रेस्ट वगैरह ले सकते हो। मर्चेंट्स जो पैसे वाले हैं वो मंदिर बनाने में पैसा दान देते थे, मोनेस्ट्रीज में पैसा दान देते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स बनाने में पैसा दान देते थे। अगर मैं आपको बताऊं, एंशिएंट इंडियन गिल्ड्स जो ग्रुप्स थे वो कभी कभी खुद की सील और सिंबल्स भी यूज किया करते थे।
और एक तरीके से ये इनका ट्रेडमार्क हो जाता था या क्वालिटी मार्क हो जाता था। सामान की क्वालिटी अच्छी है तो अपना एक सील लगा दिया, स्टैंप लगा दिया, खत्म। ठीक है। क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। अब क्राफ्ट क्या है भाई? हाथ से कारीगरी तो हड़प्पन टाइम पीरियड से चल रही है। कारीगर बहुत स्किल्ड थे हमारे यहाँ पे, अलग अलग तरीके का क्राफ्ट यहाँ पर चलता था। इंडिया के जो कपड़े की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन और सिल्क के कपड़े बहुत ज्यादा बनते थे इंडिया में, और हमारा कपड़ा बाहर की मार्केट में डिमांड में हमेशा रहता था। ठीक है। इंडस्ट्रीज की बात करें जो हमारे इंडिया में उस टाइम पर चल रही थी, एक है टेक्सटाइल वीविंग, कपड़े की इंडस्ट्री है। मेटल वर्क है, यानी कि जो भी मेटल के टूल्स बनने हैं, आयरन है, कॉपर है, ब्रॉन्ज है, वो बनाना। पॉटरी, यानी कि जो भी मिट्टी के बर्तन है, ठीक है, मिट्टी से जो बनता है वो बनाना। ज्वेलरी है, आइवरी की इंडस्ट्री है, ठीक है, शिप बिल्डिंग है, नाव बनाना भी इंडस्ट्रीज के अंदर ही होता था ये सारा काम। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। वर्क ऑफ आर्टिसंस, तो जो कारीगर हैं वो क्या करते हैं? टूल्स बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, है ना, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, घर के आइटम बनाते हैं। तो हाथ के कारीगर, आर्टिसंस। और क्राफ्ट में क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा था? आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर, इन सारी मटेरियल से सामान बनता था। शिप बिल्डिंग, ज्यादातर समुद्र किनारे ये इंडस्ट्री होती थी। यहाँ पे शिप्स की वजह से आप ट्रेड कर सकते हो, समुद्र में जा सकते हो। नेविगेशन सिस्टम होता था, आप दूर दूर तक भी जा सकते हो। तो इससे क्या है, लोगों को एक रोजगार मिल रहा था, ट्रेड आगे बढ़ रहा था, और सिटीज और टाउन्स की ग्रोथ हो रही थी। फॉरेन मार्केट तक इंडिया का नाम पहुंच रहा था। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। बहुत जल्द आगे के चैप्टर्स भी आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब आवर चैनल।